औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट MCQ आइडेंटिफाई द एक्टिविटी दैट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस रादर देन एल्गोरिथमिक लॉजिक। एल्गोरिथमिक लॉजिक की बजाय अगर हम पर्सनल प्रेफरेंसेस देखें तो उसमें एक्टिविटी कौन सी जो है वो हमारे पास ये जो लिस्ट दी हुई है इसमें से होगी। सॉर्टिंग नंबर्स इन लिस्ट, ये बस आपके पास एल्गोरिथमिक बनती है। डिसाइडिंग व्हाट टू ईट फॉर डिनर, ये तो एल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नहीं एक्टिविटी सॉल्व करने वाली। डिटर्मिन इफ़ द नंबर इज़ प्राइम नंबर, ये भी एल्गोरिथमिक है। कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ये भी एल्गोरिथमिक है आपके पास। तो जो बनती है पर्सनल प्रेफरेंसेस की बेस पे वो बनती है आपके पास ऑप्शन बी। काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स वुड ईजीली बी अंडरस्टूड बाय द यूज़ ऑफ, किसको यूज़ करते हुए हम काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स जो हैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ट्री रिप्रेजेंटेशन, क्लॉक रिप्रेजेंटेशन या फिर मैप रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे भी आपके पास जो आंसर बनता है वो बी बनता है। क्या आप देखो, आपने यहाँ पे जो है वो पढ़ा था ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है सॉल्व करने के लिए काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा। हाउ मैनी वेज कैन यू चूज 2 आउट ऑफ 5 डिफरेंट बुक्स टू टेक ऑन अ ट्रिप। ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो सिंपल यहाँ पे जो है वो कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल यूज़ होगा। कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया NCR और N आपके पास 5 है, R आपके पास जो है वो 2 है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास 10 आंसर आ जाएगा। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि फर्स्ट आपके पास बुक है उसको पहले सेकंड के साथ करेंगे, फिर फर्स्ट बुक को आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के साथ करेंगे, फिर सेकंड बुक आ जाएगी, सेकंड बुक को इसी तरह से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के साथ करेंगे, थर्ड बुक होगी उसको आप फोर्थ और फिफ्थ के साथ करेंगे और फोर्थ बुक को आप फिफ्थ के साथ करेंगे। तो ये भी आपके पास एक मेथड बनता है। ठीक है, अब हर बुक को हर एक के साथ तो करने से रहे, क्योंकि फिर रिपीट हो जाएगा ना, तो इसलिए रिपीटिशन तो यहाँ पे होनी नहीं है। सो आंसर इज 10। ठीक है, नेक्स्ट कमेटी ऑफ 3 members। 3 members हैं कमेटी के, इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 people। 8 पीपल्स हैं आपके पास और 3 members को आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, 3 members को आपने सिलेक्ट करना है। जो 8 आपके पास टोटल ग्रुप के पीपल्स हैं। हाउ मैनी डिफरेंट कमेटी कैन बी फॉर्म, डिफरेंट कमेटीज किस तरह से बनाई जा सकती है ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, कमेटीज़ हमने बनानी है और उसके लिए 3 आपके पास मेंबर्स कमेटी के मेंबर्स हैं और जो कि सिलेक्ट करने हैं, और 5 आपके पास 8 आपके पास टोटल है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले यूजिंग सिंपल अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला के ज़रिए से कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपके पास कमेटी जब बनानी है तो ऑर्डर मैटर नहीं यहाँ पे करता। पीपल जो आपने 3 मेंबर्स जो आपने सेलेक्ट करने हैं वो कोई भी 3 मेंबर्स हो सकते हैं 8 में से। ठीक है, तो उसके लिए जो हमने डिफरेंट कमेटी जो बनेगी वो हमने देखनी है। तो यहाँ पे भी कम्बिनेशन, जब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता तो हम कम्बिनेशन यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम्बिनेशन वाला आ जाएगा। जैसे कि जिसमें हमने क्या किया था, क्या देखा था कि जब कम्बिनेशन हमने बनानी होती थी तो नंबर ऑफ़ परमुटेशन जो हम फाइंड करते हैं उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ वेज टू ऑर्डर, मतलब जो भी ऑर्डर होता है उस हिसाब से। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है ना उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, पहले तो हम जो आपके पास 8 है इसका हम देखेंगे कि कितने पॉसिबल वेज बनते हैं। अब आप देखो तो यहीं पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमने 3 चूज़ करनी है 8 में से। तो फर्स्ट जो आपके पास मेंबर होगा उसके पास चॉइसेस 8 की 8 ही होंगी आपके पास। ठीक है, और सेकंड के लिए आपके पास क्या है कि सेकंड के लिए आपके पास ज़ाहिर सी बात है एक सेलेक्ट हो गई है तो 7 रह जाएगी। तो 7 चॉइसेस हैं सेकंड वाले के पास। आप और जो थर्ड है आपके पास उसके पास रह जाएंगी 6 चॉइसेस। ठीक है, जो लास्ट थर्ड है उसके पास 6 चॉइसेस रह जाएंगी। तो इन्हीं सब को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चॉइसेस फॉर थर्ड मेंबर। ठीक है, तो उसके बाद इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 336 आंसर आ जाता है। अब
उसने कहा था परमुटेशन, ये चीज़ निकालने के बाद, ये परमुटेशन है ना, तो ये निकालने के बाद हमने डिवाइड करना है उसके साथ जो नंबर ऑफ आपके पास उधर ऑर्डर था पेंटिंग का, तो पेंटिंग की। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो लेना है, जो चूज़न हमारे पास पर्सनस हैं ए बी सी फॉर एग्जांपल हैं, तो उन ए बी सी के लिए हम जो चूज़ करेंगे 3 × 2 × 1 यानी कि 6 हो जाएगा आपके पास, जैसे पेंटिंग के लिए हमने किया था। ठीक है, पहले 3 आपके पास जो है वो बनते हैं, टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 3 हैं। ठीक है, उसके बाद 2 बच जाते हैं और उसके बाद 3 आपके पास। तो अब इन दोनों को हम कर लेंगे डिवाइड। क्यों? क्योंकि हमने देखा था जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, नंबर ऑफ परमुटेशन को डिवाइड करना है हमने। ये आप देखो, नंबर ऑफ परमुटेशन को डिवाइड करना, नंबर ऑफ वेज टू ऑर्डर 3 मेंबर्स हैं हमारे पास, तो 3 मेंबर्स जो है वो 6 होते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 मेंबर्स हैं तो 3 मेंबर्स 6 हो जाएगा, और नंबर ऑफ परमुटेशन हमारे पास जो है वो 336 है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। ये आ जाता है। बेशक आप इसके नीचे जो है ना वो फार्मूला लिख लेंगे, जो अभी कॉम्बिनेशन का फार्मूला मैंने आपको शो करके दिखाया। ठीक है, वो फार्मूला लिख लेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे 336 डिवाइडेड बाय 6, दैट विल बी इक्वल टू 56। ठीक है, 6 5 ज़ार 30 और ये 36 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 56। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बनता है? 56। इसके अलावा इसका जो है वो फार्मूला भी होता है। ठीक है, वो फार्मूला क्या होता है? एन जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, जब आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं करता तो एन और आर, और एन जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स इन सेट, और आर आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट। ठीक है, एन सी आर इसको इस तरह से लिखते हैं। और जो आपके पास इसका आता है इक्वल, वो एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक 8 है और आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसमें पुट करके आप कैलकुलेशन करके जो है वो आंसर निकाल सकते हैं, 56 ही आएगा। नेक्स्ट टू यू हैव 5 डिफरेंट शर्ट्स, 5 डिफरेंट शर्ट्स हैं एंड 4 पैंट्स हैं आपके पास। तो हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट्स कैन यू मेक बाय चूजिंग 1 शर्ट एंड 1 पेयर ऑफ पैंट्स? 1 पेयर ऑफ पैंट आपने चूज़ करनी है और 1 शर्ट चूज़ करनी है, तो कितने डिफरेंट जो आपके पास आउटफिट्स हैं वो बनेंगी, ये आपने बताना है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट, और ये मल्टीप्लिकेशन फार्मूला के ज़रिए से 4 × 5 इज इक्वल टू 4 × 5, दैट विल बी इक्वल टू 20। किस तरह? यानी कि आपके पास 5 डिफरेंट जो है वो शर्ट्स हैं और 4 डिफरेंट आपके पास पैंट्स हैं। पहले आप ये मेंशन करेंगे और उनको फिर मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन जो प्रिंसिपल था उसके ज़रिए से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे इसका 20। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट 3 डिफरेंट फ्रूट्स फ्रॉम बास्केट ऑफ 7 डिफरेंट फ्रूट्स? 7 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, उनमें से 3 आपके लिए सिलेक्ट करनी है। ऑर्डर जब मैटर नहीं करता तो उसमें कितने वेज आपके पास जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सिंपल चीज़ है, आपके पास आपने डिफरेंट वेज बताने हैं कि कितने बनेंगे। अगर आपने 3 सिलेक्ट करने हैं फ्रूट्स और 7 आपके पास डिफरेंट फ्रूट्स अवेलेबल हैं, पहले आपके पास चॉइसेस जो है वो 7 होंगी, 7 ऑप्शंस आपके पास हैं सिलेक्ट करने के। ठीक है, पूरी वर्डिंग मैंने लिख रही। उसके बाद 6 आपके पास जब एक सिलेक्ट हो जाएगी तो फिर 6 ऑप्शंस आपके पास बच जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है वो 5 ऑप्शंस बच जाएंगे। तो इन सब को हम करेंगे मल्टीप्लाई। जब 7 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो ये आता है आपके पास आंसर 210। इसमें भी 3 ही आपके पास हैं डिफरेंट जो फ्रूट्स आपने सेलेक्ट करने हैं, तो वो ही आ जाएगा 6। 3 × 2 × 1। ठीक है, 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 6, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 210 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो आपके पास आंसर इसका बन जाना है 35। ठीक है, यानी कि किस तरह से 6 3 ज़ार 18 और 19 20 21, और ये आता है आपके पास 30, तो 6 5 ज़ार 30, तो ये 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आता है। और इसका फार्मूला जो है वो क्या है, उसके ज़रिए से भी हम कर सकते हैं
जिसमें आपके पास यहाँ पे फार्मूला भी आपको बता देती हूँ, जो कम्बिनेशन का फार्मूला है। ये कॉम्बिनेशन का होता है फार्मूला, जब आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं करता तो एन और आर, और एन जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स इन सेट, और आर आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट। ठीक है, एन सी आर इसको इस तरह से लिखते हैं। और जो आपके पास इसका आता है इक्वल, वो एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन हमारे पास यहाँ पे जो है वो है क्वेश्चन के मुताबिक 7 है आपके पास जो है एन की वैल्यू, और आर की वैल्यू आपके पास जो है वो 3 है। तो जब हम इसको फार्मूला के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 35। ठीक है, तो पिन होल रूल आपके पास है नेक्स्ट। पिन होल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ़ more items are placed into containers than number of containers अगर ज़्यादा जो है वो items place कर दें तो क्या होगा। ये उसकी डेफिनेशन ही है तकरीबन जो यहाँ पे पूछी जाए। some containers must be empty at least one container must hold more than one item, all containers full हो, या फिर आपके पास each item will be placed in different container। तो ये एट लीस्ट वाला आपके पास जो है वो आंसर ठीक था। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट, इन सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स 30 हैव कंप्लीटेड अ मैथ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया 30 ने, 25 ने साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और 15 ने कंप्लीट किया है दोनों को। तो यहाँ पे हाउ मनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट वन प्रोजेक्ट किसने, जो कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो कंप्लीट किए हैं, तो ये आपने कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पे भी आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बोथ जो आपके पास आ रहा है 15 हैव सिलेक्टेड बोथ, यानी कि इनको जो दोनों आ रहे होंगे उनको हमने माइनस कर देना है, और यहाँ पे हमें एट लीस्ट वन का करना है, जो जहाँ पे डुप्लीकेशन आ रही होगी वो हमने माइनस कर देनी होती है। तो ये आपके पास जो था इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वहाँ पे था। ठीक है, वो आप यहाँ पे प्रिंसिपल लगाएंगे। ये वाला प्रिंसिपल था आपका जिसमें कि आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है नंबर ऑफ वेज दैट आर शेयर्ड बाय बोथ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये लास्ट में आपको पता है कि माइनस करना है आपने पॉसिबिलिटी दोनों की देके, और उसको फिर माइनस करता है तो हम करना है, तो हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास 30 है, फिर 25 है, और 15 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हुज कंप्लीटेड मैथ प्रोजेक्ट 30 है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स साइंस प्रोजेक्ट जो कंप्लीट कर रहे हैं वो आपके पास 25 है, और जो दोनों के लिए है वो आपके पास 15 है। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बनता है टोटल जो आपने फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारा टोटल निकल आया, और इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, फिर बी बनता है ये। ठीक है, तो होप्स आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9, और 9 क्वेश्चन में आपके पास क्या है जी, कि विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्गोरिथम इंश्योर्स दैट इट प्रोड्यूसेस एट लीस्ट एन आउटपुट आफ्टर कैलकुलेशन के बाद कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके पास ठीक है। तो एट लीस्ट वन आउटपुट जो आपको देता है। ठीक है, आउटपुट एट लीस्ट वन आउटपुट जो है वो आपको देता है। तो यहाँ पे भी आउटपुट आपके पास आ जाएगी सिंपल कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो एल्गोरिथम की होती है जिसमें कि एटलीस्ट एक आउटपुट कैलकुलेशन के बाद आती है। कैलकुलेशन के बाद जो हम करते हैं वो ज़ाहिर सी बात आउटपुट में ही आता है। तो विच प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट एन एल्गोरिथम विल इवेंचुअली एंड आफ्टर फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स। फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स नाम से ज़ाहिर है फिनिट नंबर, तो फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद जो कंप्लीशन आती है वो फिनिटनेस में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो ऑप्शन नंबर बी तीनों के ठीक थे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट है आपके पास कंसीडर 3 बॉयज़ एंड गर्ल्स, 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हैं जो कि टीम अप खेलना चाहते हैं एज अ पेयर। 14 अगस्त से रिलेटेड एक परफॉर्मेंस है स्कूल में, उसके लिए तो टोटल आपने नंबर ऑफ़ वेज बताने हैं जो कि पेयर्स बनेंगे, कुड बी परफॉर्म यूजिंग काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम यूज़ करते हुए हमने नंबर ऑफ़ वेज इन पेयर्स के बताने हैं कि किस तरीके से हम पेयर्स कर सकते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ को। ठीक है, तो वी हैव 3 बॉयज़, हमारे पास क्वेश्चन था ना कि 3 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं और हमने पेयर्स बनाने हैं।
तो वांट टू फॉर्म 3 पेयर्स हमने बनाने, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो सबसे पहले तो B1 जो है वो पेयर हो सकता है, 3 आपके पास गर्ल्स हैं, ठीक है। बॉय, फर्स्ट बॉय जो है वो उसके पास 3 ऑप्शन हैं कि तीनों में से किसी एक के साथ भी पेयर बना सकता है, ठीक है। और B2 के पास बॉय, सेकंड जो बॉय है उसके पास 2 ऑप्शंस पीछे बचेंगे। एक जब इसके साथ B1 के साथ फिक्स हो जाएगा तो फिर पीछे 2 ऑप्शंस बच जाएंगे, 2 गर्ल्स आपके पास बन जाएंगी, 2 वेज हो जाएंगे, ठीक है। B3 जो होगा उसके लिए आपके पास पीछे एक ही ऑप्शन बच जाएगा, एक ही चॉइस बच जाएगी कि रिमेनिंग 1 बच जाएगा कि कौन जो है वो पेयर बन सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, जब ये पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, जैसे कि ये वेज हमें ब्रैकेट में शो किए हुए हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू 6। सो देयर आर 6 ways to form 3 pairs of boys and girls. Suppose you have selected black pen to attend school function and have 3 options of choose shirts। 3 आपके पास शर्ट्स चूज़ करने के ऑप्शंस हैं और आपको ब्लैक पैंट जो है वो अटेंड करनी है स्कूल फंक्शन के लिए। फाइंड करना है आपने टोटल नंबर ऑफ वेज यू कैन ड्रेस अप यूजिंग काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका इसका भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास है 1, आपके पास आ जाता है ब्लैक पैंट, ठीक है। ऑलरेडी जो कि सिलेक्टेड है, 3 ऑप्शन आपके पास शर्ट्स को सिलेक्ट करने के हैं। तो टू फाइंड टोटल सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे बल्कि आप लिख भी सकते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल हम यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। To find total number of ways, multiply the number of options for each item। हर आइटम के लिए 1 आपके पास पैंट के लिए है और 3 आपके पास जो है वो शर्ट्स के लिए हैं, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो देयर आर 3 वेज टू ड्रेस अप with black pant and 1 of 3 shirts। You are sitting at a study table doing homework। स्टडी टेबल पे आप बैठे हो और आपने होमवर्क करना है। पेन होल्डर ऑन टेबल कंटेन 2 ब्लू पेन्स हैं, 1 ब्लैक पेन है और 2 आपके पास जो हैं वो लेड पेंसिल्स हैं। तो हाउ मैनी ऑप्शंस डू यू हैव टू राइट करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे। तो ये सिंपल एडिशन प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर वही है, 2 आपके पास जो हैं वो ब्लू पेन्स हैं, 1 आपके पास ब्लैक पेन है, 2 लेड पेंसिल्स हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू एडिशन प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, टू ऐड टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर राइटिंग, ऐड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट 2 + 1 + 2। 2 ब्लू पेन के लिए, 1 ब्लैक पेन के लिए और 2 लेड पेंसिल्स के लिए, दैट विल बी इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो सो यू हैव 5 ऑप्शंस टू राइट, ये 5 ऑप्शंस फॉर राइटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, फॉर अ रेस ऑन स्पोर्ट डे एक्टिविटीज अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर गिवन ऑन अ रेस लेन एट रैंडम। देयर आर 6 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फॉर फर्स्ट रेस। फर्स्ट रेस के लिए 6 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्टेड है। हाउ मैनी डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ 6 लेन फॉर स्टूडेंट्स मे बी चूजन। अच्छा, अगेन यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं, ठीक है। फार्मूला के ज़रिए से भी आपको बता दूंगी और सिंपल भी बता दूंगी, जो आपको जो है वो इजी लगता है वो आप फिर कर लीजिएगा। टू फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स, मतलब इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, ठीक। ये देखो, हाउ मैनी डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ 6 लेन्स फॉर स्टूडेंट में बी चूजन, ठीक है। डिफरेंट ऑर्डर्स बताने हैं, तो मतलब ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। जब ऑर्डर मैटर करता है तो आपके पास तो आपके पास मेथड क्या होगा कि सबसे पहले आप बताएंगे फर्स्ट लाइन के लिए जो है वो पॉसिबल स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 हैं। टू फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20 यू कैन ब्रेक इट एज फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन में आपके पास 20 पॉसिबिलिटीज़ हैं, सेकंड के लिए आपके पास 19 पॉसिबिलिटीज़ लाई जाएंगी, फर्स्ट पे आपके पास आ जाता है, फिक्स हो जाएगा ना, इसलिए। उसके बाद थर्ड के लिए आपके पास 18 रह जाएंगी, 2 पहले फिक्स हो चुकी हैं। फोर्थ के लिए इसी तरह से 17, फिफ्थ लेन के लिए इसी तरह से 16, सिक्स लेन के लिए इसी तरह से 15 आपके पास पॉसिबिलिटीज़ रह जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंप्लीट हो गए, ठीक है।
6 स्टूडेंट्स आ गए आपके पास। तो टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स मल्टीप्लाई द नंबर ऑप्शंस फॉर ईच लेन, हर लेन के लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास ये परमुटेशन प्रिंसिपल है, ठीक है। 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, ये आपके पास आता है आंसर 27907 ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सो देयर आर दिस डिफरेंट ऑर्डर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स इन द रेस लेन। रेस लेन में जो है वो 6 स्टूडेंट्स को अगर चूज़ करना है तो उनके लिए ये आपके पास डिफरेंट ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। अब हम सेकंड मेथड, उसका जो मैंने आपको कहा था, ठीक है, सेकंड मेथड में परम्यूटेशन का फार्मूला एन और आर, पी एन आर, ठीक है, और जिसमें कि एन पी आर भी लिख सकते हो आप इसको, जिसमें एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर को होल फैक्टोरियल हम लेते हैं। एन आपके पास जो है वो 20 है और आर आपके पास 6 है क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। तो सो आपके पास क्या आ जाएगा, P26 इज इक्वल टू 20 का फैक्टोरियल 20 माइनस 6 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल, और 20 माइनस 6 14 होता है, ये 14 आ जाएगा। और उसके बाद जो आपके पास 14 से ऑनवर्ड तो सारे कैंसिल हो जाएंगे ना ऊपर वाले के साथ, तो पीछे बच जाएगा 20 19 18 17 16 15, ठीक है। तो ये 15 तक आपके पास जो है वो आ जाना है। ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वही जो हमने आंसर पहले निकाला था, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हो, जो मेथड आपको ठीक लगता है आप वो कर ले, जो आपको ईजी लगता है आप वो कर ले। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। इजाज, जवेरिया, लियाकत एंड ज़ैनब आर स्टैंडिंग इन अ line. Here are the clues to determine their position. Javeri is standing directly behind Ijaz, and Zanab is not next to Liaquat. Liaquat is not at the end of the line. Zanab is standing in the position, फर्स्ट पोजीशन, तो ज़ैनब आ जाएगी आपकी फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक मिस्टेक है यहाँ पे, वो ये है कि वरना जो है वो ऑल आपके क्लूज जो हैं वो फुलफिल नहीं होते, ठीक है, कोई भी ऐसा आपके पास अरेंजमेंट नहीं बनता। तो यहाँ पे हम करेंगे लियाकत इज़ एट एंड, ठीक है, ये वाला हम नॉट रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे इज़ एट एंड ऑफ द लाइन, ठीक। तब आपके पास ऑल क्लूज जो हैं वो फुलफिल हो जाते हैं और आपके पास ऑर्डर जो है वो ठीक बनता है। तो ऑर्डर हम देख लेते हैं किस तरह से ठीक बनता है। यहाँ पे क्लूज के अकॉर्डिंगली ज़ैनब जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए ज़ैनब को हमने फर्स्ट पोजीशन पे रख लिया। लियाकत अब क्या है कि जो है वो एट द एंड हमने कहा अकॉर्डिंग टू सी, ठीक है, और वो ज़ैनब के नेक्स्ट भी नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बी, तो यानी कि दोनों को एक दूसरे के आगे पीछे नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लियाकत को हमने फोर्थ पे रख लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे इज़ नॉट एट बी करें ना हम, तो दोनों के एक दूसरे के अकॉर्डिंग टू बी, दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं होना, ठीक है, नेक्स्ट नहीं होना। तो लियाकत को जो है वो हम नेक्स्ट कर, अगर थर्ड पे कर दें तो थर्ड पे करने से ये होगा कि जवेरिया और जो इजाज़ हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो लियाकत और ज़ैनब अगर दूसरे केस में इसको सेकंड पे रखें लियाकत को, तो ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, जो कि क्लू वायलेट करते हैं दोनों फिर, ठीक है। और अगर इसके थर्ड पोजीशन पे करते हैं तो फिर जवेरिया और ये इजाज़ वाला जो क्लू है ये वायलेट हो जाता है। तो ये जो ए आपके पास था ना क्लू, वो वायलेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फोर्थ पे रख लेंगे, लियाकत को फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। ये आपके पास आ गया फोर्थ पोजीशन पे। आपके पास इजाज़ और जो जवेरिया हैं उनकी पोजीशनिंग रह गई है, जो कि सेकंड और थर्ड पे आएंगे, ठीक है। तो जवेरिया डायरेक्टली जो है वो बिहाइंड इजाज़ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इजाज़ जो है वो सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए और जवेरिया थर्ड पोजीशन पे। तो ये आपके पास जो है वो ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो करेक्ट ऑर्डर बन जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ डिटेल मैप ऑफ देयर स्कूल, आस्क देम टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट, आपके पास वर्जन एब्स्ट्रैक्ट वर्जन हाईलाइटिंग ओनली द मेन बिल्डिंग्स एंड पाथवेज। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को स्कूल की, जो मतलब स्कूल के बारे में मैप एक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और उसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट वर्जन निकालना है। अब एब्स्ट्रैक्ट वर्जन क्या होता है, आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो जस्ट पॉइंट आउट करते हैं, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है
जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे वो ये चीज़ आएगी, ये स्कूल मैप सिंप्लीफिकेशन एक्टिविटी एब्स्ट्रैक्ट मैपिंग चैलेंज, मतलब हमने मैपिंग करनी है उसके लिए। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो मेन बिल्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि कैफेटेरिया है या जिमनासियम वगैरह या एडमिन ऑफिस वगैरह है, ठीक है। स्टूडेंट्स विल ट्रेस द प्राइमरी वॉकवेज, जो रोड्स वगैरह होंगी जहाँ से गुजर के जाना वॉकवे, वो प्राइमरी वॉकवे ट्रेस करेंगे अपने उस जो मॉडल है, मैप है उसमें, ठीक है। और कॉरिडोर और इसके अलावा पाथ जो कि उन्होंने यूज़ करना फ्रिक्वेंटली, वो इसमें मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स जो है उनको डिसाइड करना है कि किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मैप, आपको पता है कि इसमें हर रूम को अलग से एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि की पार्ट्स बताने हैं और कनेक्शन बताना है कि कौन सा कनेक्शन है। स्टूडेंट्स कैन यूज़ शेप्स, अब वो स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी वो बिल्डिंग्स के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। लाइंस और जो है वो पाथ के लिए यूज़ हो जाएंगी। और पेंसिल और पेपर हमने यूज़ करना है। डिजिटल टूल्स इफ़ अलाउड, कोई भी डिजिटल टूल अगर आपको है अलाउ तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेंसिल और पेपर यूज़ करेंगे। और कलर जो है वो आप यूज़ करेंगे किस काम के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब आपने कलर्स यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल क्लासरूम्स के लिए ब्लू कलर कर लें, रेड कर लें आप बिल्डिंग्स के लिए, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके, ठीक है। और टू मैनी डिटेल्स को अवॉइड करेंगे हम। माइनर रूम की जो डिटेल्स हैं, डेकोरेशन एलिमेंट्स हैं और लैंडस्केप है, वो हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इंक्लूड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, उससे डिटेल नहीं ना डालनी। गिव स्टूडेंट्स अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व विद सिंपल प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम बनाना है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। एनकरेज देम टू राइट फंक्शंस, राइट करने हैं डिफरेंट पार्ट्स को हैंडल करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट कम्प्लेक्स ऑपरेशंस इनटू मैनेजेबल पीसेस, मैनेजेबल पीसेस में इसको डिवाइड कर लेना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसकी सबसे पहले तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल हमने एक फ़ोन बुक जो है वो ऐप बनानी है, ठीक है, डायरी बनानी है। और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या होगा कि हमें उसमें न्यू कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं फ़ोन नंबर और नेम के साथ। उसके अलावा सर्च करना है हमने कॉन्टैक्ट को बाय नेम, या अपडेट करना है हमने कॉन्टैक्ट्स फ़ोन नंबर को, डिलीट करना है, डिस्प्ले करने हैं ऑल कॉन्टैक्ट्स। ये सारी चीज़ें जो है वो हम फंक्शंस इनके बना लेंगे। फ़ोन बुक ऐप में यही होता है ना, तो इनके के सारे हम फंक्शंस बना लेंगे, ठीक है। ये फंक्शंस हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसके बाद अब इसका हमने बताना है बेनिफिट्स। बेनिफिट क्या है यूज़ करने का, फंक्शन को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, वो हमने बताना है यहाँ पे। तो बेनिफिट्स ये हैं कि प्रॉब्लम जो है वो मैनेजेबल पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाएगी, तो हर एक पार्ट सेपरेट जो है वो मैनेज किया जा सकेगा। सेपरेट फंक्शन हम हर एक के लिए, हर पार्ट के लिए बनाएंगे। तो और भी एग्जांपल्स इसमें दी जा सकती हैं। एरिया फाइंड करना है और डिफरेंट आपको फंक्शन दिए जाते हैं, डिफरेंट शेप्स का एरिया फाइंड करना है, तो हम अलग अलग मैनेजेबल पार्ट्स में कर लेंगे। हर एक का अलग अलग जो है वो यूज़र से इनपुट मांगेंगे और उससे फार्मूला के थ्रू किसी भी शेप का एरिया फाइंड करवा लेंगे। या एवरेज फाइंड करना है हमने, तो यूज़र से नंबर्स मांगेंगे और उसका पहले सम फाइंड करके फिर उसको एवरेज में कैलकुलेट करेंगे, एवरेज उसका कैलकुलेट करेंगे और आंसर दिखा देंगे, ठीक है। तो ये फंक्शंस बनाने का जो बेनिफिट है वो क्या है, कोड जो है वो ये रीयूजेबल हो सकता है और इजी रीड करना भी इजी होता है इसको। स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस जब करते रहेंगे तो फंक्शंस राइट करने की प्रैक्टिस से उन्हें समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि किस तरह से फंक्शंस बनाने हैं और क्या मकसद है फंक्शंस का। और वो इजीली जो है वो फिर सेपरेटली हर जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसको मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग वेब फॉर्म इनपुट्स आइडेंटिफाई एनी सिंटैक्स एरर एंड करेक्ट दैम। हमने इसकी जो है वो करेक्शन करनी है, ठीक है। तो अमजद अली है सबसे पहले आपके पास, और उसमें कोई आपके पास जो नेम है वो सिंपल है, कोई एरर सिंटैक्स एरर भी नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है। आंसर आपको जो है वो मैं शो कर देती हूँ, ये अमजद अली और ये सारा, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। यहाँ पे आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं और कोई चेंजिंग इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है अमजद अली एट जीमेल। अब यहाँ पे आपके पास, आपको पता है जब ईमेल लिखते हैं तो डॉट कॉम लगाते हैं, उसको हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो वो टॉप लेवल डोमेन जो है वो मिसिंग है आपके पास यहाँ पे, और करेक्ट जो ईमेल बनेगी अमजद अली एट जीमेल डॉट कॉम बनेगी, ठीक है। डॉट कॉम यहाँ पे नहीं लगाया होगा, तो वो आपने बता देने के डॉट कॉम यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो डेट है उसमें सिंटैक्स एरर तो खैर है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बात करें अगर फॉर्मेट की, तो अगर तो हमारे पास फॉर्मेट ये पहले डेट वाला यूज़ होता है तो तब भी एक्सेप्टेबल है, और पहले मंथ वाला यूज़ होता है तो क्योंकि दोनों में वन ही है ना, तो इसलिए अगर ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं या ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं, दोनों केसेस में सिस्टम अगर यूज़ करता है, दोनों केसेस में कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो सिस्टम है वो पहले ईयर वाला ये वाला फॉर्मेट यूज़ करता है तो फिर एरर हम कह सकते हैं होगा। फिर आपको जो है वो 2024-0101 फॉर्मेट जो है वो लिखना होगा पहले, यानी कि आपको फिर क्या डालना होगा, पहले ईयर डालना होगा, फिर डेट एंड फिर दिस। तो अगर हम इसकी करेक्शन की बात करें, करेक्ट फॉर्मेट अमजद अली जो है वो करेक्ट है, और जस्ट एरर जो हमारे पास था कि अमजद अली @gmail.com, इसमें एरर था, यहाँ पे हमें मिस्टेक मिली थी, ठीक है। और जो आपके पास लास्ट में डेट है वो भी सही है। तो ये आपके पास नेम एंड डेट का फॉर्मेट ठीक है, और जो ईमेल था उसमें आपके पास क्या था कि डॉट कॉम मिसिंग था, तो वो हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि यू हैव डिवेल्प्ड अ वेब एप्लीकेशन दैट टेक्स बजट हेड एंड प्रोवाइड्स टोटल। एनालाइज करना आपने बजट और आइडेंटिफाई करना लॉजिकल एरर। यहाँ पे लॉजिकल एरर उसने एक तो खुद ही बता दिया कि यहाँ पे क्या है, लॉजिकल एरर है। क्या लॉजिकल एरर है, अब ये देखो आप क्वेश्चन अगर, तो यहाँ पे बजट एग्जांपल 1000 है, 150 है और 200 है, ठीक है। और इनको ऐड करने के बाद इन्होंने आंसर क्या लिखा हुआ है, 1500 लिखा हुआ है। जबकि हम अगर इसको मैनुअली कैलकुलेट करें, 1000 प्लस 200, 1200 और 200 में अगर हम 150 ऐड करें तो 2 प्लस 1 3 एंड ये 50, तो 1350 आपके पास आंसर आता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 1500 आंसर दिया हुआ है, जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये लॉजिकल एरर है कि इन्होंने जो है वो कैलकुलेशन ठीक नहीं की हुई है। अब यहाँ पे आप देखो जो क्वेश्चन था वही मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, स्टार्टिंग में तो। और उसके बाद लेट्स कैलकुलेट, हम इसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो 1000 प्लस 150 आपके पास आता है 1150, और 1150 को हम 200 में ऐड करते हैं तो 1350 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर क्या है, लॉजिकल एरर का आपको पता है कि क्या होता है। लॉजिकल एरर ऐसे एरर्स जो कि इंसान अपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक या फार्मूला में कहीं गलती करता है, तो उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं वो लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं। तो लॉजिकल एरर्स जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कैलकुलेशन ठीक नहीं किया है, जो कि मतलब 1000 और 150 एंड 200 को ऐड करें तो आंसर आपके पास 150 नहीं आता, बल्कि क्या आता है 1350 आता है, 1350 आता है, ना कि 1500 आता है, ठीक है। तो इनकी ये कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो सो टोटल शुड बी $1350, नॉट $1500, और द करेक्ट टोटल अमाउंट इज दिस, द प्रोवाइडेड टोटल ऑफ 1500 इज 150 मोर देन एक्चुअल टोटल। एक्चुअल टोटल से 150 जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब जो उनका टोटल है 1500 उससे ज़्यादा है जो हमारे पास निकल रहा है, ठीक है। 1350 हमारे पास आ रहा है और 150 ज़्यादा है, तो उन्होंने कैलकुलेशन जो है वो ठीक तरह से नहीं की हुई है, ठीक है। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज सोल्यूशन। होप्स आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म की भी हो, कुछ भी समझना आया हो तो क्वेश्चन करें, कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।